आज मैं बनवासी कल्याण आश्रम के 77 में जो 9 दिवसीय राम कथा आरंभ हुई है वहाँ पर बैठी हूँ और वहाँ मेरी मुलाकात बनवासी कल्याण आश्रम के बहुत पूर्व और सदाबहार क्या बोले उनको, मेरे पास शब्द नहीं है, गुणवंत सिंह जी से बातचीत कर रही हूँ। गुणवंत जी, आप ये बताइए कि कल्याण आश्रम का जो कार्य हो रहा है वो कितना सटीक है और कितना अच्छा है। कल्याण आश्रम का कार्य बहुत आवश्यक है आज भी और अत्यंत उपयोगी है। और अभी 24 मई को दिल्ली के अंदर पूरे देश भर से 1.5 लाख जनजाति बंधु आए, अंडमान से भी करीब 150 लोग आए और एक संगठन ने अपनी एक शक्ति का परिचय दिया और वहां अपना किराया खर्च करके आए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इतने वर्षों की सतत साधना से और हमने भारत में रहने वाले 12 करोड़ जनजाति समाज के बंधुओं के हृदय के अंदर विश्वास और प्राप्त किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आप कल्याण आश्रम के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो दर्शकों को जरूर बताएं कि आप क्या कार्य कर रहे हैं और इससे कल्याण आश्रम के चलते बनवासी बंधुओं को क्या सहयोग मिला। देखिए, कल्याण आश्रम का जो कार्य है वो 2 दृष्टियों से उसका मैं और देखता हूँ। एक तो है उनके लिए कुछ जैसे शिक्षा की, चिकित्सा की, ये जो सुविधाओं की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करना जो बहुत आवश्यक है। और दूसरा जो इससे भी बड़ी महत्व की बात है कि उनके जिसको कहना चाहिए अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और उनकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान की भी और सुरक्षा करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर भौतिक उन्नति हो गई, अभावों की पूर्ति हो गई, लेकिन वो अपनी पहचान को उन्होंने खो दिया। पहचान से मतलब है उनका परंपरागत जो गीत, नृत्य, संगीत, आस्थाएं, विश्वास, वो प्रकृति के पूजक हैं, सूर्य चंद्र के उपासक हैं। तो ये जो उनके फेथ हैं, इन फेथ को बचा करके रखना। अब इसके अंदर समय परिवर्तनशील है, चीजें बहुत बदल रही है। तो जो बातें साइंटिफिक आधार के पहले भी थी, आज उनको उस शब्दावली में नई पीढ़ी को भी और उससे जोड़ने की जरूरत है। तो ये हर काल में परिस्थिति में काम चलने वाला है। तो कल्याण आश्रम ने और 2 दृष्टियों से और शहरी क्षेत्र के अंदर कल्याण आश्रम का तीसरा आयाम है एक मौन क्रांति जिसको हम कहते हैं। 2 एरिया में, जनजातीय एरिया में उनकी अस्मिता का जागरण और शहरी क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले बंधु हैं उनमें बनवासी के प्रति एक कर्तव्य का भाव, दया का नहीं, सहानुभूति का नहीं, कर्तव्य का भाव। और वो कर्तव्य कम्युनिटी के प्रति नहीं है, एंटायर नेशन के प्रति है। आज नागालैंड में रहने वाला, मिजोरम में रहने वाला, अरुणाचल में रहने वाला, वो तवांग और बोमडिला में रहने वाला जो जनजाति का व्यक्ति है, अगर वो अपने प्राचीन ट्रेडिशन कल्चर से जुड़ा रहता है तो भारत की सीमा सुरक्षित है। तो ये एक राष्ट्रीय कार्य है। इस दृष्टि से हम शहर के लोगों के बीच में इस विषय को रखते हैं और उनमें यही कर्तव्य बोध कि हमने जागृति की है, जिससे आज शहरी और बनवासी के बीच में एक कल्याण आश्रम ने सेतु का काम किया है। और तीसरी एक बात और है कि जनजाति समाज के अंदर भी कई छोटे छोटे संगठन अपनी अस्मिता को लेकर काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमने ऑर्गेनाइज किया है। जनजाति संस्कृति सुरक्षा मंच के नाम पर वे भी इकट्ठे आए और हमारे साथ के अंदर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार का ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य है। अभी ये जो रामायण हो रही है 9 दिवसीय, इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पुरुषोत्तम मास के अंदर पूर्वांचल कल्याण आश्रम कभी राम कथा, कभी श्रीमद् भागवत ये आयोजन करते हैं। तो ये एक हमारी परंपरा में ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये इस प्रकार के पुण्य कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और हमारा सारा जो नगरीय समाज है
वो राम से जुड़ा, कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो राम कथा के माध्यम से मैं 2 दिन से सुन रहा हूं, तो श्री राम का जो जीवन है वो जीवन के अनेकों मार्मिक प्रसंग कथा में सामने आते हैं। कली शबरी का प्रसंग जो है बहुत ही मार्मिक ढंग से और यहाँ पर रखा गया। तो ये कथाएं और हमारे प्राचीन इतिहास को, उन महापुरुषों ने उस काल में समाज को कैसे संगठित किया, समाज की किस प्रकार से अस्मिता की सुरक्षा की और आतताई शक्तियों को उन्होंने किस प्रकार से समाप्त किया, ये हमारे सामने चित्रण आता है। तो आज के सामने भी, आज के समय में भी ये प्रासंगिक है। अब मेघनाथ वो माया युद्ध करता था, तो माया युद्ध का मतलब क्या है कि शत्रु दिखता नहीं है पर आपके प्राण ले रहा है, ये माया युद्ध है। तो आज भी इस जगह तो माया युद्ध चल रहा है। इस माया को पहचानना ये और एक अनेक रूप है उस माया के। तो सत्संग, साधु, संत उस माया के विविध रूपों को हमारे सामने रखते हैं ताकि हम उसको पहचान सके, शत्रु और मित्र को हम अनुभव कर सके। नहीं तो हम गलत फहमी में रह जाएंगे। और पूतना तो आई थी माँ का रूप लेकर के, और उद्देश्य क्या था उसका? सही बात है, मारने का उद्देश्य था। हाँ, तो ये कल्याण आश्रम कथाओं के माध्यम से जन समाज के अंदर भी ये जागृति लाना चाहता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे गुरमन सिंह जी को, उन्होंने लास्ट जो शब्द कहे हैं कि माया का रूप मेघनाथ का, आप इसको ध्यान रखते आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि राजनीति किस दिशा से जा रही है और किस तरह माया का वो रूप सामने आ रहा है। क्योंकि हम तो दोनों तरफ से ही देखते हैं, 2 दृष्टिकोण है हमारे, एक तरफ धर्म है और एक तरफ राजनीति है, एक तरफ संस्कृति है और एक तरफ हमारा समाज है। हम 4 विषयों में बटे हुए हैं और सर ने हमें जो चीज बता दी है, अगर आप सही में समझ सकते हैं तो इसके द्वारा आप गणना कर सकते हैं कि सूक्ष्म रूप से माया आपके साथ चल रही है। आप अपने मैं इसमें अभी बंगाल की जनता ने माया का रूप समझ लिया और उस माया को उन्होंने दूर कर दिया और बंगाल की नहीं पूरे भारत की शिक्षा कर दी। इसके लिए मैं बंगाल के अबाल वृद्ध नर नारी को बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।